हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू द चैनल। ओके, तो देखिए आज हम पॉलीमर सीरीज में नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो लेक्चर हैं, 6 लेक्चर में बना चुका हूँ। इनफैक्ट 8 लेक्चर बना चुका हूँ। 2 में मैंने अभी नंबरिंग नहीं करी क्योंकि वो रैंडम बहुत पहले बनाए हुए थे। बाकी 6 में नंबरिंग कर चुका हूँ। आज मेरा ये 7वां लेक्चर होने वाला है। ओनली डिफरेंस इज दैट कि आज का जो लेक्चर है ये हिंदी में होने वाला है और इसके आगे सारे के सारे लेक्चर हिंदी लैंग्वेज में ही होने वाले हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इम्पोर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है, लेक्चर नंबर 7 में इसको कहूँगा। और आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वो शॉर्ट नोट्स कंसाइज मिलना बड़ा मुश्किल है, क्रिस्प मिलना बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को स्पेशली। तो वो कंटेंट मैं लेकर आया हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये आपका काम आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में बेसिकली हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे बेसिक पॉलीमर सबसे पहले मैं पॉलीथीन ले रहा हूँ। तो मैं इसी सीरीज की बेसिकली जो विनाइल सीरीज हमारी निकलेगी, उस सीरीज में ये पॉलीथीन का जो मॉलिक्यूल है, मोनोमर है, यही बेसिक स्टार्ट होता है। बस इस पे हाइड्रोजन का जो है सब्सटीट्यूशन करके अलग अलग फंक्शनल अलग अलग सब्सटीट्यूएंट डाल के हम पॉलीमर्स बना सकते हैं। ठीक है, उन सभी को हम देखेंगे आज की क्लास में। या हो सकता है चलिए वन बाय वन, पहले सिर्फ पॉलीथीन की बात करेंगे, फिर अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे। तो इसको सीरीज में बांट के रखेंगे ताकि ढूंढना भी आसान रहे। तो पॉलीथीन की सबसे पहले बात करूंगा मैं। और एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पेपर में ये पीई भी लिखा हुआ आ सकता है। सो वेन एवर यू फाइंड राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग पॉलीमर और वहां पे पी लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे पी बेसिकली स्टैंड्स फॉर द पॉलीथीन। पॉलीथीन को आप देखेंगे सबसे पहले कमर्शियली इंग्लैंड में 1933 में इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री ने बनाया था। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। पॉलीथीन इज कमर्शियली was commercially produced by the Imperial Chemical Industry in 1983 in England. ओके, अब देखिए इसको लिखना कैसे होता है एग्जामिनेशन में जब ये आता है। तो सबसे पहले मोनोमर इसमें क्या है, उस मोनोमर को आप लिखिए। मोनोमर कहिए या इसको आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, मोनोमर कहें या स्ट्रक्चरल यूनिट कहें, बात दोनों ही केसेस में एक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज योर इथाइलिन मॉलिक्यूल, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड आपका टूट के एक इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकता है। तो बाई फंक्शनैलिटी इस मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस होती है और उस बाई फंक्शनैलिटी के प्रोड्यूस होने से ही ये पॉलीमर आगे कंटिन्यू होकर बनता है। तो ये मैकेनिज्म मैं सारे के सारे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए यहां पर मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, और अगर आप नहीं जानते कैसे होता है तो आप मेरे इससे पहले के लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो मोनोमरिक यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जो पॉलीमर इससे बन के नजर आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे बाहर से आप देखिए N इसमें लगा हुआ है विच इज योर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बेसिकली क्या होता है, टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। ओके, तो रिपीटिंग यूनिट के वेट से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। खैर वो बात की बात है, ये पॉलीमर आपका है। सिंथेसिस कैसे किया जा सकता है, इथाइलिन मोनोमर लीजिए, इसका सिंपल पॉलीमराइजेशन ऊपर लिख दीजिए और पॉलीमराइजेशन करने के बाद आप देखेंगे कि पॉलीमर बनता हुआ पूरा एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनता है और ये इसकी रिपीटिंग यूनिट इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और मैकेनिज्म इसके बनने का है एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। और हमेशा याद रखेंगे whenever you have the monomers which have the मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट, तो वो हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स वाले जो होते हैं मोनोमर, वो हमेशा और हमेशा एडिशन पॉलीमराइजेशन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो इथाइलिन है ये एक एडिशन पॉलीमर है और उस एडिशन पॉलीमराइजेशन से ही ये बनेगा। इससे आपको, इस स्लाइड से आपको इतना पता चलेगा। इसके बाद जो पॉलीथीन बनती है बेस्ड ऑन द डेंसिटी, इनको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सबको LDPE बोल दिया, तो LDPE स्टैंड्स फॉर लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो अगर मैं खाली LDPE भी लिख देता और पॉलीथीन नहीं लिखता तब भी ज्यादा करेक्ट ये नजर आता। ठीक है, लेकिन ये समझाने के लिए लिखा है इसलिए पॉलीथीन मैंने अलग से लिखा है। हाउएवर सिर्फ LDPE का मतलब ही लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी काफी कम रहती है, 0.915 से लेके 0.935 ग्राम पर सीसी इसकी यूनिट है। ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है HDPE जिसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहा जाता है। अगेन फिर देख सकते हैं HDPE इज सफिशिएंट। ठीक है, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में HDPE लिखा है तो आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन समझ जाएंगे। और इसकी डेंसिटी
कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, 0.941 से लेके 0.965 ग्राम पर सीसी तक ये आपकी जा सकती है। तो पॉलीमर्स के केस में देखिए ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज पॉलीमर्स के केस में होती हैं वो थ्रू आउट द पॉलीमर स्ट्रक्चर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होते रहती है। इसलिए डेंसिटी की भी यहाँ पे रेंज आपको दे रखी है, 0.941 से 0.967 ग्राम पर सीसी ये रहता है। ठीक है, तो ये दो मोस्ट कॉमनली आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। लेकिन इसके अलावा तीसरी भी आपकी होती है LLDPE। इसमें क्या होता है, लीनियर पॉलीमर बनता है और इसको आप लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। अब लीनियर जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, इसकी क्योंकि लीनियर है, ब्रांचिंग इसमें आपकी होती नहीं है, तो इसकी डेंसिटी काफी कम हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, लो डेंसिटी रहेगी। तो सॉरी, ब्रांचिंग की बात यहाँ पे नहीं कहेंगे, अभी ब्रांचेस की बात मैं नहीं करूंगा, सॉरी। सिर्फ इतना याद रखें कि इसकी डेंसिटी काफी कम होती है, 0.910 से 0.9225 ग्राम पर सीसी तक। और जो कोई भी पॉलिथीन बेसिकली, चाहे HDPE हो, LDPE हो, LLDPE हो, जो भी हो, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 लाख की रेंज तक हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पॉलीमर्स जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट 10⁻³ से लेकर 10⁻7 तक कहीं पर भी जा सकता है। पहले की क्लासेस में मैंने बताया है, अगर नहीं भी बताया तो आप नोट कर लीजिए। जनरली वो आपके जायंट मॉलिक्यूल्स पॉलीमर कहलाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से लेकर 10⁻7 तक जाता है। ठीक है, तो इसका 2 लाख तक करीब जाता है डेंसिटी, ये आपके पॉलीथीन का मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद आप देख सकते हैं LDPE कैसे बनाई जाए। तो LDPE मैंने जैसा पहले बताया 0.915 से लेके 0.937 ग्राम पर सीसी तक की डेंसिटी है। तो दिस N इज द बेसिकली द नंबर ऑफ द दिस इथाइलिन मॉलिक्यूल टेकन। और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रोसेस है, देखिए 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1000 से लेकर 2500 एटमॉस्फेरिक तक का प्रेशर यहाँ पे रहता है, देन इट विल रिजल्ट दिस योर लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, प्रॉपर्टीज लो डेंसिटी पॉलीथीन्स की क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन हाईली ब्रांच्ड रहता है। अगर ब्रांचिंग होगी बेसिकली तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई कैसे कम हो जाएगी, हमें समझाइए। तो समझाने का तरीका मैं आपको यहाँ पे देखिए बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये पॉलीमर चेन चल रहा है, ठीक है, और इसमें ये ब्रांचेस हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये ब्रांच्ड पॉलीमर हो गया। और ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरी भी चेन चल रही है, तो उसमें भी अगर ब्रांचिंग आपकी आ गई, तो क्या होता है, इन ब्रांचेस की वजह से मान लीजिए अगर ये स्टैक करती है आपस में, तो स्टैकिंग के दौरान होगा क्या कि बीच में बहुत सारा वेकेंट स्पेस इसमें रह जाता है, और उसी वेकेंट स्पेस की वजह से ही यहाँ पे आपका जो है इसकी डेंसिटी काफी कम हो जाती है। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो ये इसका वेकेंट स्पेस हो जाता है। वेकेंट स्पेस है तो बीच में कोई और पॉलीमर चेन नहीं आ सकती है। ठीक है, तो हॉलो स्पेसेस की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, तो ब्रांचिंग रहती है। तो LDPE इज अ हाईली ब्रांच पॉलीमर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं LDPE दैट मीन लो डेंसिटी पॉलीथीन मेल्ट्स एट 110 टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 110 से लेके 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होने लगता है। इसका मतलब इस जहां पर इतनी हीट रहेगी उस जगह पर इसका एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्रिस्टलिनिटी इसकी 40% के आसपास होती है। आप अगर आप चाहें तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भी हम पॉलीमेरिक जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इनकी स्टिफनेस है या टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्रिस्टलिनिटी है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, वेरियस थिंग्स आर देयर, वेरियस प्रॉपर्टीज आर देयर। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस प्रॉपर्टीज राइट नाउ, बट इफ यू कैन तो आप इसको याद कर सकते हैं कि 40% के आसपास क्रिस्टलिनिटी होती है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पॉइंट। ओके, और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लो डेंसिटी पॉलीथीन डिसॉल्व्स एट हाई टेम्परेचर इन सम सॉल्वेंट सच एज टॉलिन, जाइलिन, डेकालिन, ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ठीक है, तो ये चाहे टॉलिन हो, जाइलिन हो, डेकालिन हो या ट्राइक्लोरोइथाइलिन हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। और पॉलीथीन में आप देखें सब तरफ से कार्बन ही कार्बन लगा हुआ है। ठीक, और जो आपको पता है फंडामेंटल कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो ऑर्गेनिक होंगे वो ऑर्गेनिक में घुल जाते हैं, स्पेशली ये एलिफेटिक है तो बहुत आराम से ये डेकालिन वगैरह में घुल जाते हैं। एलिफेटिक होने के बाद भी आप देखें ये घुल जाते हैं टॉलिन में भी, जाइलिन, इन सब में भी। तो जहां पर आपको मान लीजिए ऐसा कोई कंटेनर है जिसके अंदर ये सॉल्वेंट्स रखे हुए हैं, उसके आसपास अगर आप इसको यूज करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन को, तो काम नहीं करेगा, ये घुल के उसी के अंदर चला जाएगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखिए कुछ ये फिश टाइप की है, इसको ट्रे में रख के, थर्माकोल की ट्रे में
ऊपर से इसमें एक पॉलीथीन लगा दी गई है। तो देखिए जितना भी फ्रोजन फूड वगैरह है एक पतली सी पॉलीथीन के साथ आता है। तो इसका जो यूज है, यूज्ड इन द रैपिंग फॉर द फ्रोजन फूड्स। फ्रोजन फूड्स की जनरली रैपिंग में जरूरी होता है। अब क्योंकि रैपिंग है तो जरूरी नहीं कि खाने को ही रैप करने के लिए काम आए ये बहुत सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की रैपिंग में भी काम आता है। साथ ही साथ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द स्क्वीज बॉटल्स। स्क्वीज बॉटल्स का मतलब जैसे मान लीजिए आजकल आप देखते होंगे कि मैगी पिचकू करके एक ऐड आता है जिसमें आपका सॉस वगैरह भरा रहता है। तो उस प्लास्टिक को आप बहुत आराम से ऐसे दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं, और स्क्वीज करने के बाद जो है उससे जो है सॉस आपका बाहर आ जाता है। तो जितनी स्क्वीज बॉटल है वो इससे बनाई जाती है। हालांकि कितनी सेफ है, खाया जाए ना खाया जाए इनमें रखा हुआ खाना, वो एक अलग कंसर्न है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि उसमें रखा हुआ खाना खाया जाए, क्योंकि प्लास्टिक की लीचिंग होके आपके खाने में मिल जाता है जो आपको नुकसान करता है। ठीक, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एप्लीकेशन जरूर है, स्क्वीज बॉटल बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा पाइप्स मेड फ्रॉम द लो डेंसिटी पॉलीथीन्स आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड, थोड़ा सा इसको, अच्छा यहां से थोड़ा दब रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो पाइप जो है आपका, पानी के पाइप जो है वो इसी लो डेंसिटी पॉलीथीन के बना सकते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन के बनते हैं। ये डोमेस्टिक वाटर लाइन वगैरह है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं, अगर आपके दिमाग में मान लीजिए ये आ गया यार पॉलीथीन तो बिल्कुल पतली सी होती है, फिर जो पाइप बनते हैं थोड़े से मोटे होते हैं। देखिए अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से मैंने बताया कि रेंज अलग अलग होती है इनकी, आप देखिए डेंसिटी की, उस हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन होती सारी लो डेंसिटी पॉलीथीन है। ठीक इसी तरीके से इंसुलेशन अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह का करना है तो वो भी लो डेंसिटी पॉलीथीन से किया जाता है। ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं, दैट मीन कहां इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी एंड लो क्रिस्टेलिनिटी, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज सुटेबल फॉर द इज नॉट सुटेबल, बेसिकली इज नॉट सुटेबल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फॉर लोड बियरिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो डेंसिटी काफी कम है, और डेंसिटी कम होने के साथ साथ क्रिस्टेलिटी काफी कम है, तो जहां पे लोड बहुत ज्यादा इनके ऊपर पड़ना है तो उन एप्लीकेशंस में आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इज नॉट होना चाहिए, ये यहाँ मैंने उसको लिखा नहीं है तो वो मैंने करेक्ट करना चाहिए था। ओके, और साथ ही साथ लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है ये गैसेस के लिए परमेबल होती है। तो जहां पे गैस वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है या गैस पाइप्स होते हैं, वहां के लिए भी ये लो डेंसिटी पॉलीथीन सुटेबल नहीं होती है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के पास। तो हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन है जिसको HDPE कहा जाता है, तो यहाँ पे मैंने हाई डेंसिटी लिखना चाहिए था, आई फॉरगॉट टू चेंज दिस वन। तो आप इसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन कर लेंगे। और हाई डेंसिटी देखिए क्योंकि इसकी डेंसिटी 0.941 से लेके 0.967 तक है, ये ज्यादा है इससे। देखिए इससे पहले अगर आप चले तो ये डेंसिटी काफी कम थी, ये 0.915 से 0.937 तक थी लो डेंसिटी। अब यहाँ पर आपका 0.941 से 0.967 ग्राम पर सीसी तक इसकी डेंसिटी आ रही है। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन अगर आपने बनाना है तो उसके लिए जिगलर-नेटा कैटालिसिस का या जिगलर-नेटा पॉलीमराइजेशन का यूज होता है। और जिगलर-नेटा पॉलीमराइजेशन में बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसमें आपका जो है एल्किल मेटल्स का भी यूज किया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता जिगलर-नेटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो इस पे मैंने आपका डिटेल लेक्चर बना रखा है इससे पहले शायद। ठीक है, तो मेरी प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक डाल दूंगा उसका, अगर ये दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो फिर दोबारा बनाएंगे, आई एम नॉट श्योर विल्किंसन का डाला है या जिगलर-नेटा का। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ आपको कि जिगलर-नेटा जो पॉलीमराइजेशन होता है इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये टैक्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए। अगर आप मान लीजिए आपने सिंडायोटैक्टिक या आइसोटैक्टिक पॉलीमर कोई बनाना है तो उसके लिए जिगलर-नेटा पॉलीमराइजेशन का इस्तेमाल होता है। बट हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो इसी से बनती है आपकी। ठीक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ब्रांचिंग इसमें काफी कम हो जाती है। ब्रांचिंग कम होने से क्लोजली पैक्ड इसकी लीनियर चेन्स होती है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। बट फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, प्रॉपर्टीज क्या होती है देखेंगे, एक तो डेंसिटी ज्यादा है, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। ये 144 से लेके 150 डिग्री तक आपका विदस्टैंड कर सकता है, जबकि इससे पहले अगर आप जाएं तो 110 डिग्री के आसपास ही उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 110 से लेकर 125 डिग्री तक ही लो डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाएगा। क्रिस्टलिनिटी इसकी काफी ज्यादा है, वहां 40% थी, यहाँ पे 90% क्रिस्टलिनिटी बढ़ जाती है। बट अगेन अगर आप नहीं समझना चाहते हैं क्रिस्टलिनिटी,
तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली रिलेट अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी काफी कम होती है। ठीक है, और साथ ही साथ स्टिफनेस और हार्डनेस भी इसमें काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, स्टिफनेस और हार्डनेस जरूर ज्यादा रहेंगी, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम रहती है। अब हालांकि ये प्रॉपर्टीज को कैसे रिलेट करें, ये थोड़ा सा और टेक्निकल एस्पेक्ट है। इन प्रॉपर्टीज को कैसे पॉलीमर से रिलेट करते हैं, इसके लिए मैं कभी एक आपको सेपरेट लेक्चर बना के बताऊंगा। ठीक, एप्लीकेशंस देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए ये काले रंग के पाइप मैंने दिखा रखे हैं। तो ये पाइप यहाँ पर मान लीजिए इससे गैस का ट्रांसपोर्टेशन करना है। लो डेंसिटी वाली से तो आप नहीं कर रहे थे ना पॉलीथीन से, लेकिन इस वाले पाइप से आप कर सकते हैं गैस का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि गैस के लिए परमेबल नहीं होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे बच्चों के खिलौने बन गए आपके, या बॉटल्स वगैरह बन गई, तो उस तरीके से भी एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टॉयज एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। यूज इन द रैपिंग मटेरियल एज वेल, तो आप देखेंगे इसको रैप करने के लिए भी, ये प्लास्टिक जैसी दिखा रखी है, रैपिंग मटेरियल की तरह भी यूज होता है। इंडस्ट्रियल कंटेनर इसके बनाए जाते हैं। वाटर और गैस पाइपलाइन भी इससे बनाई जाती है। तो पॉलीथीन के लिए अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो खाली वो एक रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलता बच्चों आपका। आप उसमें HDPE LDPE भी बताएंगे, तब जाके 2.5 मार्क आपको पूरे आपके क्वेश्चन में मिल सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ +2 वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो हुई पॉलीथीन की बात। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉलीथीन वाला पार्ट आपके समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मैं आपको ऐसा ही एक अगला पॉलीमर, जो कि आपका मे बी पॉलीप्रोपाइलीन होगा, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। पॉलीप्रोपाइलीन के लिए यहां से एक हाइड्रोजन हटा के CH3 जोड़ देंगे, तो उससे पॉलीप्रोपाइलीन बन जाएगा। तो इसका जो लास्ट पॉइंट मैं कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा आप जरूर, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लेक्चर के लिए इतना, आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, आपके काम आएंगे ये, और मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।